नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी कक्षा पर। आज अपन कृषि प्रवेशक पेपर जो 4 फरवरी को होने वाला है, उस पर जो राजस्थान का भूगोल है, उस भूगोल पर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इस वीडियो में अपन संपूर्ण भूगोल की चर्चा करेंगे, उस बिंदुवार और उस महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे जो आपके पेपर में ट्यूशन टपक सकता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें और ट्यूशन को आप प्रत्येक चीज को बताई गई को आप रिवाइज करें और रिवीजन के लिए क्लास वेरी वेरी लाभदायक होने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा की। राजस्थान की सबसे पहले बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है, जिसका अंतर 60 डिग्री 9 मिनट है। यह अपनी जलवायु के कारण बनता है, तो आपको याद नहीं रखना है। देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक, जिसका अंतर 8 डिग्री 47 मिनट है। यह समय और अपनी तिथि को बताता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 2 भाग है, अरावली और जो हाड़ौती। ये गोंडवाना लैंडी भाग है और मरुस्थल और जो पूर्वी अपना जो मैदान है ये अपने 33 सागर का हिस्सा है। 23.5 डिग्री की बात करें तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर की है और 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है अपने राजस्थान में। आगे अपन बात करें इसी में राजस्थान के देश में एरिया कितना है राजस्थान का, मतलब कितना प्रतिशत राजस्थान रखता है देश के क्षेत्रफल का, तो वो है 10.41%। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जैसलमेर कितना रखता है तो 11.22% रखता है। विश्व में 0.25 है और भारत में 2.4 है। आपको सिर्फ राजस्थान का देश में याद रखना है। ब्रजनगर है, झालरापाटन का पुराना नाम है, ठीक है। आया है कोटा बूंदी, कुरु इंद्र प्रदेश का नाम, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का नाम है उसका है, सूरसेन मथुरा और वल्ल जो अपने जैसलमेर का नाम है। आगे बात करें तो जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है मुख्यतः, ठीक है। लेकिन जो वीसी मिश्रा है, इन वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। वो 7 भाग यहाँ पर देख सकते हो आप, लेकिन ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछे जाते। ये याद रखना कि वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा था, 7 भागों में। आगे अपन चर्चा करें भौगोलिक 4 भाग है, 4 भाग कौन कौन से उनकी चर्चा देख लेते हैं अपन। ये जो भौगोलिक 4 भाग है किसके आधार पर है तो ये उच्च और जलवायु के आधार पर है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी प्रस्थल की। पश्चिमी प्रस्थल का जो एरिया है कितना है 61% अपने राजस्थान का। पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है 40%। जिले ये 12 एकदम पुराने जिले हैं, नए जिलों के डाटा अभी नहीं आए हैं। जैसे ही डाटा आएंगे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। निर्माण 33 सागर पर हुआ था, आपने शुरू में देख लिया था कि 2 जो प्रस्थल और पूरी मैदान वो 33 सागर से बने हैं और हाड़ौती और अरावली है वो अपने गोंडवाना लैंड से बनी है। इसका काल कौन सा है, टेरेस्ट्री काल है और परिटोसन इसका युग है। उसका क्षेत्रफल आप देख सकते हो, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। बात करें राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। राजस्थान का शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को राठी क्षेत्र भी बोलते हैं और अर्धशुष्क क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वांगड़ प्रदेश। ये वर्षा रेखा याद रखना, मरुस्थल को कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है तो मरुस्थल को अलग करती है शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को कौन सी रेखा अलग करती है तो 25 डिग्री रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। जबकि राजस्थान को 2 भागों में बांटती है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ठीक है। आगे पर बात करते हैं शुष्क मरुस्थल की। शुष्क मरुस्थल की बात करें जैसे राठी क्षेत्र, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। फिर बाद में बालुका स्फूत मुक्त और बालुका स्फूत युक्त, यानी जिसमें बालुका स्फूत नहीं बनते हैं उसे पथरीला मरुस्थल हम्बादा कहा जाता है। यह जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाया जाता है। रामगढ़, पोखरण, लोधरवा इसकी महत्वपूर्ण तहसीलें हैं जहाँ पर पथरीला मरुस्थल मिलता है। और यहीं पर वो मोहनगढ़ से लेकर वो अपनी जलपट्टी है, लाठी सीरीज जिसको अपन कहते हैं, जिस पर सेवड़ घास होती है। कौन सी घास होती है, सेवड़ घास होती है, जो मरुस्थल में बहुत लाभदायक है। तो आप इसको भी याद रखना कि लाठी सीरीज, ठीक है, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक है। बालुका स्फूत युक्त की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर बालुका स्फूत बनते हैं उसको बालुका स्फूत युक्त कहते हैं, ठीक है। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं तो बहुत सारे प्रकार के अभी अपन देखेंगे। बालुका स्फूत राजस्थान में सर्वाधिक बालुका स्फूत कहाँ बनते हैं, जैसलमेर में। लेकिन सर्वाधिक प्रकार के अलग अलग प्रकार के कहाँ बनते हैं तो जोधपुर में बनते हैं, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं बालुका स्फूत। मरुस्थलीकरण के कारण जो बालुका स्फूत बनते हैं तो बनता है बरखान जो अर्धचंद्राकार होता है, ऐसा अनुप्रस्थ जिसका समकोण होता है, ठीक है।
वायु के समकोण बनता है। अनुदैर्ध्य समानांतर, वायु के समानांतर। पैराबोलिक हेयर पिन की तरह होता है, सी आकार का, उल्टा बरखन बोल दो इसको। सीप बिल्कुल गोलाई में होता है। तारानुमा, स्टारनुमा जैसलमेर और श्रीगंगानगर में पाया जाता है। और सब्रकाशिप, झाड़ी के पीछे बनने वाला जो बालू का सपूत है वो सब्रकाशिप कहलाता है। तो ये इंपोर्टेंट था, आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं, आ जाते हैं अर्थ क्षेत्र में। अर्थ क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखना, सिर्फ अध्ययन के हिसाब से, न कि किसी वैज्ञानिक ने बांटा हो। आप सोच रहे हो किसने बांटा, तो ये सिर्फ अध्ययन के हिसाब से बांटा गया ताकि तुमको पढ़ने में सुविधा बनी रहे। लूणी जो क्षेत्र है बाड़मेर का, अब सांचो और जालोर भी इसके अंदर आने लगे हैं नए जिले बनने के बाद। तो आप याद रखना, नेहड़ का रण यहाँ पर स्थित है और काला भूरा डूंगर में भी यहाँ पर स्थित है। आगे अपन बात करें तो नागौरी उच्चभूमि जो इसके ऊपर वाला क्षेत्र है उसके ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर बांका पट्टी पाई जाती है। कौन सी पट्टी पाई जाती है? बांका पट्टी पाई जाती है, जिसमें जिसको अपन कुबड़ पट्टी भी बोलते हैं। ये नागौर और अजमेर में पाई जाती है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण प्लोरोसिस रोग हो जाता है या ऊपरी हड्डी में मक्कापन आ जाता है। तो ये इंपोर्टेंट होता है परीक्षा के लिए। अंत में बचा शेखावटी अंतर प्रदेश, जहाँ पर कांति नदी के कारण अंतर नदियाँ बहती है। और जो घग्गर नदी है अपना हनुमानगढ़ का क्षेत्र, यादुना हनुमानगढ़ का जो हनुमानगढ़ जंक्शन है वो राजस्थान के जलस्तर से नीचे, इसलिए वहां अक्सर बाढ़ आ जाती है। और जो गंगा नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो नाली कहलाता है राजस्थान में, और पाकिस्तान में जाने के बाद ये हकरा कहलाता है। ठीक है, आगे अपन चर्चा करें मरुस्थल की। मरुस्थल में कुछ विशेषताएं हैं, उनकी बात करें तो मरुस्थल में एक तो बनता है बालसन। बालसन एक झीलें होती है, और जो अपने जयपुर के पास झील है सांबर झील, वो इसी का उदाहरण है बालसन का ही। बालसन का मतलब होता है ऐसी झील जहाँ चारों ओर मरुस्थल और बीच में शानदार रमणीय झील हो, तो सांबर झील होगी। रनिया टाट की बात करें तो बहुत सारे रनिया टाट है, पानी के स्रोत जो वर्षा में वहाँ पर पानी भर जाता है और बाद में वो खाली हो जाते हैं। बाड़मेर में थोप जो टाट है वो प्रसिद्ध है। चूरू में तालछापर पिढ़ियारी, जोधपुर में बाप और फलोदी, और जैसलमेर में भाखरी और पोखरण। जलपट्टी की बात करें, चांदन नलकूप है, या तो बहुत ही प्रसिद्ध नलकूप है। इसे थार का घड़ा भी कहा जाता है चांदन नलकूप को, तो याद रखना ये बाड़मेर में है। कोड़ावन के लिए सेवन घास प्रसिद्ध है। ये पीओके से लेकर मोहनगढ़ तक है, यानी पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर तक का विस्तार अपन ने देखा था। और बाप वाटर किले, जोधपुर में बाप वाटर किले पाई जाती है, जिसका काल कौन सा है? परमो फ्रेमेसिस काल। दूसरे भौतिक प्रदेश की बात करें तो वो है अपना अरावली, जिसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है और ऊंचाई 930 किलोमीटर है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। पोराट का पठार राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट ऊंचा पठार है। और लसाड़िया का पठार जो उत्खात पठार के रूप में प्रसिद्ध है, और ये अपना उदयपुर में है। और जो क्रास्का का पठार है वो कहाँ है? सरिस्का में स्थित है, जहाँ पर अपना सरिस्का ब्रांड भी है। इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग अपन को इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ यदि बात करें मोटा मोटा तो आपको याद रखना है कि जो उत्तरी अरावली है उसकी वो कहाँ से कहाँ तक है? जयपुर से झुंझुनू तक। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। मध्य जो अरावली है, मध्य अरावली अलवर से अजमेर। टाटगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तारागढ़ और नागालैंड भी इसी में है। दक्षिणी की बात करें तो राजसमंद सिरोही से लेकर सिरोही में फैली हुई है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आबू अरावली को 2 भाग, इसको नीचे अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सिरोही और पाली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और उदयपुर और राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा है, ठीक है। दर्रे की बात कर लेते हैं, कुछ दर्रे भी है राजस्थान में, उन दर्रों को देख लेते हैं अपन। सर्वाधिक दर्रे राजसमंद में, अजमेर में पाखरिया और सुर्रा दर्रा। राजसमंद में हाथीगुड़ा, पगलिया। उदयपुर में ढेबर, केवड़ा, फुलवारी, और पाली में बरनाल और देसुरी की नाल स्थित है। ये रॉक्स आपको नहीं पढ़नी है, चट्टान आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ चोटियाँ हैं, कुछ चोटियों के नाम आपको अवश्य याद रखने चाहिए। गुरु शिखर, शेर, चरगा, दिलवाड़ा, ठीक है। बाकी इनकी जो ट्रिक है वो ट्रिक आपको यदि इसी वीडियो के बाद मिल जाएगी। बहुत शानदार कहानी के रूप में देखेंगे, क्रमशः देखेंगे, तो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगी। ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का हर बार आता है। भाकर सिरोही में है, लेकिन यदि किसी पहाड़ी भाकर से पहले किसी पहाड़ी का नाम जुड़ जाए तो वो सारी पहाड़ियाँ कहाँ चली जाएगी? जालौर में, जैसे रोजा भाकर, गोरा भाकर, ठीक है। सारी पहाड़ी के नाम से यदि मगरा जुड़ जाए, मगरा मगरी, तो वो उदयपुर में होगी ज़्यादातर। और डूंगर या डूंगरी किसी पहाड़ी में जुड़ जाए, जैसे गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, तो कहाँ होगी? जयपुर में होगी। बरवाड़ा की हिल्स कहाँ है? जयपुर में। यार यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चे और सवाई माधोपुर लगाते हैं, लेकिन सवाई माधोपुर नहीं, बरवाड़ा की हिल्स, बरवाड़ा की हिल्स जयपुर में है। और ऋषिकेश चोटी सिरोही में है। सायरा की जो चोटी है उदयपुर में है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है, और पर्वत करौली में है। आगे अपन बात करें पूरी मैदान की, जो प्लीस्टोसीन युग का है, ठीक है।
ये राजस्थान का 23% एरिया रखता है और पॉपुलेशन रखता है 39%। जिले पुराने हैं तो वो प्रोग्राम नहीं रखने हैं, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है, माई का मैदान, बनास और बाणगंगा और चंबल बेनिस, ठीक है। वांगड़ में अपना डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आता है, आपको पता है। काठड़ का जो मैदान है इसको आप जरूर याद रखें, परीक्षा में पूछा जाता है। माही जो नदी है, माही नदी का क्षेत्र काठड़ का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ये अधिकतर है और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है लाल लोमी मृदा पाई जाती है, जो मक्का, चावल, गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। बनास में भूरी मृदा पाई जाती है। मेवाड़ में आता है, मालपुरा और करौली का मैदान भी इसी में आता है। एक सेकंड रुकिया। आगे अपन बात करें, मालपुरा करौली का मैदान अपने देख लिया था। चंबल बेनिस, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बीहड़ जो उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ उत्खात भूमि के लिए। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, परीक्षा में आ सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जल प्रदान करती है और बीहड़ उत्खात भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, तो चंबल नदी वो नदी है। बाणगंगा जलोढ़ के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाड़ौती की बात करें तो अरावली और विस्तार कहाँ है, बीहड़ क्षेत्र में है, ठीक है। हाड़ौती के पठार की बात करें तो इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ, बेसाल्ट लावा से निर्मित ये है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है कि जो इसके दो मुख्य भाग हैं, दक्षिण लावा पठार जो मालवा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और ऊपर माड़ का जो मैदान है वो कहलाता है। तो ऊपर माड़ का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो भैंसवाड़गढ़ से लेकर जो शाहपुरा है वहाँ के बीच का जो मैदान है वो क्या कहलाता है, ऊपर माड़ का मैदान कहलाता है, अपने बिजोलिया तक का। विंध्य गंगार भूमि, हाड़ौती और डांग क्षेत्र यानी कि कोटा बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर तक का जो भूमि है वो विंध्य गंगार भूमि कहलाती है। और 3 गुण भाग है इसके, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ जो रूप है वो कोटा बूंदी के आसपास है। शाहबाद में 12 है, वहाँ पर घोड़े के नाल की आकृति की जो है वो पहाड़ियाँ पाई जाती है। और एक डांग गंगधर जो क्षेत्र है वो झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है आपके लिए। जलवायु की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि मौसम एक अल्पकालीन अवधारणा है, जबकि जलवायु दीर्घकालीन अवधारणा है। कहीं वर्षों के मौसम का अध्ययन करके जलवायु का निर्धारण किया जाता है, तो ऐसा ही राजस्थान में कर रखा है। राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण शुष्क तुल्य विषम जलवायु है, ये याद रखना। उस उपोष्ण शुष्क तुल्य विषम जलवायु है। राजस्थान का जो बांसवाड़ा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि कर्क रेखा के नीचे आता है, जबकि बाकी शेष सभी जिले कर्क रेखा के ऊपर आते हैं, तो ये शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, 23.5 डिग्री से गुजरती है। वर्गीकरण देखें तो सामान्यतः अपन इसको 5 प्रकार में बांट रखा है अपन ने, लेकिन व्यक्तिगत कुछ वैज्ञानिक हुए जिसमें कोपेन का नाम हुआ, थानवेट का नाम हुआ, ठीक है, चाहे ट्रिवर्था का नाम हुआ, तो इन्होंने इसको 4 भागों में बांट रखा है। तो अपन पहले सामान्य वाला देख लेते हैं और फिर विशेष वैज्ञानिक के नाम से देख लेंगे। सामान्य की बात करें तो शुष्क 0 से 20, अर्ध शुष्क 20 से 40, मरुस्थल में है। उपाद्र अरावली का जो मैदान है वो अरावली वाला जो है क्षेत्र वो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। आर्द्र 60 से 80 वर्षा वाला सेंटीमीटर है मैदान। और अति आर्द्र जो अपना हाड़ौती का पठार है वो 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर वहाँ पर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा की बात करें और स्थान आपसे पूछ ले तो स्थान आपको बताना है माउंट आबू। कौन सा बताना है, माउंट आबू। यदि जिला आपको पूछ ले तो जिला आपको बताना है झालावाड़। कौन सा बताओगे, झालावाड़, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। कोपेन ने 4 भागों में बांटा है, BW, HW, BS, HW, CWG और AW। तो ये अपन नक्शे में देखेंगे कौन सा क्षेत्र कहाँ आता है, कौन कौन से जिले उसमें आते हैं, इसको आप अच्छे से देखें क्योंकि एक क्वेश्चन भी यहाँ से पक्का बन सकता है। ये जो BW, HW है इसके अंदर आपको देखना होगा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, ये सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो जीरोफाइट्स पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, जीरोफाइट, जिसके कांटेदार पत्ते होते हैं, ठीक है। ये BSHW जो क्षेत्र है जिसको अपन अर्धशुष्क बोलते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क का भाग पार्ट है। स्टेपी, यहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और शेखावटी में पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और झालोर और नागौर का इसमें पार्ट आता है और सबसे बड़ा भाग यही है कोपेन के अनुसार। तीसरा जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं लेकिन भाग बड़ा नहीं है, CWG, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, ठीक है, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, ये और सारे जिले इधर के इसमें आते हैं। टोंक, उदयपुर वाला है ना, इसमें 75 प्रकार की अपन को वनस्पति पाई जाती है। और चौथा बचा अपना 57 प्रकार की वनस्पति हाड़ौती और
क्षेत्र और कुछ माउंट टापू आता है। तो माउंट टापू पूछ लिया आपसे तो याद रखना AW में आता है। उस प्रकार से अपन उसमें भी SW नहीं लगा सकते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। माउंट टापू किस में आता है, तो माउंट टापू अपने AW में आता है, ठीक है। त्रिवार्थान भी इसी प्रकार बांटा। तो आप सिर्फ कोपेन का याद रखें, परीक्षा में तो कोपेन का ही पूछा जाता है। ऋतु की बात करें तो ऋतु आप सभी जानते हो 4 प्रकार की ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। मार्च से लेकर जून तक लू चलती है, आंधी चलती है बबूलिया राजस्थान में, जिसको चक्रवात के रूप में कहा जाता है। वर्षा जून से लेकर सितंबर तक मानसूनी, और शरद ऋतु जो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होती है, जिसे मानसून का लौटना, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा होता है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा होता है। तो याद रखना अक्टूबर नवंबर मानसून का प्रत्यावर्तन काल होता है। और जो शीत ऋतु है वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक होती है, जिसमें बड़ा पड़ता है माउट। माउट किसे कहते हैं, याद रखना पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली वर्षा माउट कहलाती है। जो अपना विश्व में भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से आने वाली जो लहरें, वो लहरें वर्षा लेकर आती है, और जब यही वर्षा अरावली की पहाड़ों से टकराती है, राजस्थान में वर्षा करती है, उसमें राजस्थान को गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। राजस्थान की फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो माउट आप याद रखना पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अपन को पढ़ना है राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर। ताप और तापांतर की बात करें तो राजस्थान में दैनिक तापांतर, लेकिन दिन में ताप का अंतर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में। जबकि पूरे वर्ष भर में यदि ताप का अंतर निकाला जाए तो वार्षिक जो तापांतर है चूरू में पाया जाता है। राजस्थान में जो मानसून है उसका आगमन 25 जून को हो जाता है, और वापस लौट कब जाता है, 30 सितंबर तक लगभग लौट जाता है। राजस्थान में जो सर्वप्रथम वर्षा होती है वो हिमाचल शाखा से होती है, और ये हिमाचल शाखा कहाँ से आती है, तो याद रखना अरब सागर से आती है। यानी कि अरब सागर से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, कौन सा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये मानसून सीधा जाता है और शिमला मनाली में जाकर टकराता है। तो राजस्थान में एक तो नीचे वाले माउंट आबू वाले हिस्से में इसकी वर्षा होती है, और दूसरी श्रीगंगानगर वाले में इसकी वर्षा होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो वो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून जब कमजोर होकर राजस्थान में प्रवेश करता है तो उससे वर्षा होती है। और राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 57.7 सेंटीमीटर राजस्थान में औसत वर्षा होती है। आगे चलें, मानसून का प्रभाव। मानसून का प्रभाव देख लेते हैं। सर्वाधिक जिला झालावाड़ और दूसरे नंबर में बांसवाड़ा। स्थान कौन सा है, तो अपना स्थान है माउंट आबू। न्यूनतम जैसलमेर बीकानेर, और स्थान कौन सा है, समगांव जैसलमेर। सम वर्षा रेखा देख लेते हैं, सबसे बढ़िया है 25 डिग्री, जो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, शुष्क और 40 सेंटीमीटर। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, 50 सेंटीमीटर अरावली पर स्थित है, ठीक है। आगे वर्षा का वितरण अपन को इतना नहीं देखना है। सबसे ज्यादा वर्षा अपने मैंने बता दिया हाड़ौती में होती है, मध्यम वर्षा, और ये इतना अपन इम्पोर्टेंट नहीं है। समदाब रेखा, कुछ दाब रेखाएं हैं जो जनवरी के महीने में 1018 और 1019 मिलीबार होती है, और जुलाई के महीने में यही 997, 998, 999, 1000 मिलीबार हो जाती है। कहाँ से गुजरती है वो अपन देख लेते हैं इसको। तो ये जनवरी के महीने में गुजरेगी 1019 जो होगी, ये 19 गुजरेगी मरुस्थल से, और 18 होगी ये हाड़ौती और भांगड़ से गुजरेगी। जुलाई के अंदर 97 मरुस्थल से गुजरेगी, इधर भी 9 था, इधर भी 9 था, इसे याद रखना। 98 मरुस्थल से अरावली, और लास्ट वाले 1000 वाली, जहाँ पहले 1018 गुजरी थी जुलाई में। तो ये कभी भी पूछ ली जाती है अक्सर, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब अपन बात करेंगे इसकी अप्तुखा तंत्र की। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके आएगा पेपर में। सॉरी, अप्तुखा तंत्र की बात करें, देश में सतही जल राजस्थान में 1.16% है, भूमिगत जल में 1.69% चले, लेकिन ये अपने काम का नहीं। अरब सागर का 17%, अंतर प्रवाही 60%, बंगाल का 23%। आप तो ये याद करें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, तो अंतर प्रवाही क्षेत्र का है। मुख्य नदी बेनिस 15 है, उप बेनिस 58 भी आपके काम का नहीं है। अपन बात करते हैं अरब सागर का। तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो है अपने लूणी, पश्चिमी बनास, माही, साबरमती, ठीक है। तो अपन इसको पढ़ते हैं सबसे पहले अरब सागरीय नदियों को। अब अरब सागरीय अपवाद तंत्र पढ़ लेते हैं। तो लूणी, देश में मरु की सबसे मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लूणी नदी है। ये नाग पहाड़ी में से निकलती है, ठीक है। नाग, कच्छ, अपना बजाज, ये इसकी ट्रिक है, याद। सुगड़ी, ये इसकी नदियां हैं, सहायक नदियां सुगड़ी, बंडी, खारी, जवाई और गुहिया,
किसकी, लूणी की। ठीक है, याद रखना। नागपाड़ अजमेर से निकलती है, अपना बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। और जो केमिकल रिवर है मांडी, यानी इसको रासायनिक नदी कहा जाता है, सबसे प्रदूषित नदी है राजस्थान की मानी जाती है, क्योंकि जवाई बांध के आसपास और पाली में इसमें बहुत सारे केमिकल मिल जाते हैं। सुजलाम जो परियोजना चल रही है वो भी इसी नदी पर चल रही है, माही में चल रही है सुजलाम परियोजना, लूणी में चल रही है। इसमें बांध बने हुए, उन बांध में कौन कौन सी नदी का पानी आता है वो अपन देख लेते हैं एक बार। हेमावास नदी पाली पर बांडी नदी का पानी इसमें आता है। पीचियाग बांध जोधपुर में लूणी नदी का पानी इसमें आता है। चवाई बांध पाली में है, यहाँ पर मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये। जलपूर्ति कहाँ से होती है, इसमें जब पानी की कमी हो जाती है तो सही जल सुरंग उदयपुर से इसको छोड़ा गया है, वहाँ से इसमें पानी की जो सप्लाई होती है। बांकली बांध है जालौर में, और सूगड़ नदी का पानी इसमें गिरता है। अगली नदी अपने पढ़ेंगे माही नदी। माही नदी का उद्गम मेहंद झील से होता है और गिरती कहाँ है, खंबात की खाड़ी में, और जो अपना वांगड़ प्रदेश है वहाँ से गुजरती है। ठीक है, इसमें बांध कौन कौन से बने हुए हैं, तो माही प्रजा सागर, कागदी, कडाना, सोम कातर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। सोम कमला और जाखम बांध भी इसी में, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो इसमें बना हुआ है। ठीक है, प्रतापगढ़ में बना हुआ है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ए अन्ना, चार पाई में सोजा, तो एराव, अनास, चाप, मोरेन, इसी क्या है, सहायक नदियां है जो आपको याद रखनी है। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसको कहा जाता है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी होता है, आपको भी याद रखना कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी बनाती है वो आपको याद रखना जरूरी है। माही, चाखम, जहाँ पर अपना त्रिवेणी धाम बेणेश्वर भीलों का सबसे बड़ा आदि स्थल स्थित है। बांसवाड़ा सौ टापू का शहर, एकमात्र दाएं से प्रवेश करने वाली नदी है। खाटू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। अब आप अपना आगे देखेंगे कौन सी नदी, पश्चिमी बनास। यह नया सानवरा से निकलती है और लिटिल कच्छ में जाकर इसका अंत हो जाता है। राजस्थान और गुजरात में बहती है। सहायक नदी कौन कौन सी, तो कुकड़ी, सूगली, सिपू और आबू और दिशा नगर इसके किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, देवास राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, यह याद रखना। और मानसी वाकल इसी से जुड़े हुए हैं। साबरमती नदी की बात करें तो इसके किनारे गांधीनगर और साबरमती शहर बसे हुए हैं। पादरना की पहाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अपवा क्षेत्र इसका डूंगरपुर और उदयपुर है। और इसकी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो सहायक नदी है, ये पूछी जाती है पेपर में, तो अपन इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देंगे। वेत्रक, सेई, हतमती, मेसवा, मकाली मानसी वाकल, वैसे हमें मावा चाहिए, इसकी ट्रिक है, लेकिन आप तो वेत्रक, सेई, हतमती, मेसवा, मानसी वाकल ये याद रखें। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अंतर प्रवाही नदियाँ। राजस्थान में 60% हिस्सा जो रखती है वो अंतर प्रवाही नदियाँ रखती है। ठीक है, तो सांबर में सर्वाधिक लवणता किसी कारण होती है, मेंथा नदी के किनारे, मेंथा जो नदी है उसके कारण होती है। अभिकेंद्रीय नदी का प्रतिरूप है। और सबसे बड़ी जो अंतर प्रवाही नदी है वो कौन सी है, घग्गर नदी है। फिर अपने कादली नदी सुनारी और गणेश्वर सभ्यता के किनारे स्थित है। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। घग्गर नदी राजस्थान की सबसे, इसी का नाम सरस्वती है। क्या है, सरस्वती है, जो एक अंतर प्रवाह की नदी है। आगे अपन बात करें साबी, जो सेवर भरतपुर में है, सेवर जयपुर भरतपुर में निकलती हुई जाती है हरियाणा तक। जोधपुर सभ्यता इस नदी किनारे स्थित है। रूपारेण उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है अलवर से। कागनी, याद रखना, कागनी बुज्झिल जैसलमेर में खत्म हो जाती है, ये भी याद रखना। और बाणगंगा जो नदी है ये भी अब वर्तमान में इसको किस श्रेणी में डाल दिया गया है, अंतर प्रवाही श्रेणी में डाल दिया गया है। बेराठ जयपुर में स्थित है। और रामगढ़ बांध और जो अजान बांध है, ये दोनों ही बांध बाणगंगा नदी का पानी, ये अजान बांध तो वही बांध है जिससे अजान बांध से पानी कहाँ सप्लाई किया जाता है, केला देवी में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, 2012 से ही इसे किसमें मान लिया गया है, अंतर प्रवाह की नदी में शामिल कर लिया गया है। अपन बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, तो चंबल, बनास, पेड़स और गंभीरी 4 प्रमुख नदियाँ हैं। तो बात करते हैं चंबल की।
चंबल की बात करें 1051 इसका टोटल लंबाई है, 322 राजस्थान में है। अपोहा क्षेत्र चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर यादव में पुराना जिले हैं, नए जिले में अपडेट नहीं हुए हैं। इनमें जो सहायक नदियां हैं उसकी एक ट्रिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा सहायक नदियां चंबल की ही है। तो याद रखना, गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। यानी आज माँ मम्मी पापा थे, गुस्से में थे, तो उन्होंने आज काले घोड़ा था उस पर बार बार चाकू से मारा। तो याद रखना, गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, आहू, नेवाज, कालीसिंध, चाड़, पाखंड, बनास और ब्राह्मणी, चाकण, कुड़ाल और सीप, ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। आहू और काली सिंध का संगम होता है और इसी संगम पर क्या बना हुआ है आपको पता है ना, कागरोन का किला बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में सबसे ऊंचा जलप्रपात है और हैंगिंग ब्रिज भी कहां पर बना हुआ है? अपने चंबल नदी पर बना हुआ है। और रामेश्वर घाट जो कि सवाई माधोपुर पर स्थित है, यहाँ पर चंबल नदी, बनास नदी और सीप का क्या है? त्रिवेणी संगम है, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं? तो प्रोजेक्ट की बात करें तो गांधी सागर और कोटा बैराज कोटा में फर्स्ट चरण में बने थे दोनों ही। सेकंड चरण में बना था प्रतापगढ़ जो अपने रावतभट्टा में स्थित है। और तीसरा चौहार, सागर और कोटा डैम, ठीक है। बनास नदी की बात करें, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हुई राजसमंद से निकलती है और चंबल में आकर मिल जाती है। 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अपोहा क्षेत्र देखें तो मेवाड़ में है और अजमेर, टोंक में बहती है मालपुरा तक। 60 डिस्ट्रिक्ट से सफल होता है, लेकिन वर्तमान में अब चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं पूछेगा आपसे। इसकी सहायक नदी आप अपन को याद करनी है, क्योंकि अपने लिए इंपॉर्टेंट वही है, तो अपन वो याद कर लेते हैं। तो काली डाकण, मासी, मैना, मोर, बांडी आम को खा गई। यानी कि एक काली डाकण थी जो मासी मोना, कौन थी काली डाकण? मासी मोना। वो किसको मोर, बांडी और आम को खा गई। तो काली सील, डाई, मासी, मेनाल, मोरेल, बांडी, आयर, कोठारी, खारी, ये सभी क्या है? सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट सबसे लंबी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो खारी नदी है, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट कौन कौन से? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, बिशलपुर टोंक में, राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल और सिंचाई परियोजना इसमें स्थित है। ईशुदा बांध भी सवाई माधोपुर में है। मोरेल और मेजा बांध कोठारी पर, भीलवाड़ा पर बना हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। मेजा बांध का कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा पर बना हुआ है, ठीक है। आगे अपन को नदी पढ़नी है बेड़च। कौन नदी पढ़नी है? बेड़च। वो गोंडा की पहाड़ी से निकलती है, बनास में आकर मिल जाती है। उदय सागर झील पर गिरने के बाद इसका नाम बेड़च पड़ता है, वरना पहले इसका नाम होता है आयड़। क्या नाम होता है? आयड़। तो आप वो भी याद रखें, आयड़, ठीक है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, गंभीरी और ओराई। गंभीरी नदी सपोटा करौली से निकलती है और सीधा यमुना में जाकर गिरती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है अम्मा, भदावरी, भांस, बारखड़ी, है ना। ये जो भदावरी भांस है वो भी बारखड़ी बोलती है, बारखड़ी है। एमा, भदावरी, भांस, बारखड़ी है। तो अट्टा, माझी, भद्रावती और पेशावर इसकी सहायक नदियां है। अब अपन बात करते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। पांचना बांध कहां पर बना हुआ है? तो भी आप याद रखना, करौली में बना हुआ है। लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चंबल, माही, बनास, लूनी, ठीक है। इसे याद रख सकते हो। अफवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे पहले इसमें आएगा बनास, फिर आएगी लूनी, फिर आएगी चंबल, उल्टी हो जाएगी और लास्ट में कौन सी बचेगी? माही, ठीक है। और बेनिस बनाने में तो लूनी, बनास ये तो आपके इंपोर्टेंट इतना नहीं है। सर्वाधिक जल चंबल, बनास, माही भी आप याद रख सकते हो। तो अपन बात करेंगे झीलों का, जहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता है। झीलों का स्थान पूछा जाता है, पूछी जाती है खारे पानी की झील या मीठे पानी की झील। तो खारे पानी की झील की बात करते हैं सबसे ज्यादा नागौर में है, और मीठे पानी की झीलों की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ है? उदयपुर में। खारे पानी की जो प्रमुख झीलें हैं एक बार देखते हैं। नावा नागौर, खाचोर सीकर, कागज, जैसलमेर। भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की लैंडलॉक सबसे बड़ी खारे पानी की झील सामर झील जयपुर में है, अजमेर में इसका क्षेत्र आता है। देश का 8% और राजस्थान का 80 से 90% यह क्या करती है? नमक उत्पादन करती है, ठीक है। यहाँ पर यह कंपनी है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, तो उसके सहयोग से ये चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे राजस्थान खारे पानी की झीलें हैं, वो क्षेत्र आप याद रखना। लेकिन जब भी ऑप्शन में देगा वो या तो आपको फंसाने के लिए कोलायत झील जो बीकानेर में है मीठे पानी की वो देगा, या फिर एक जोधपुर में समंद झील है, बाल समंद या नंद समंद, वो झील भी आपको वो दे सकता है मीठे पानी की, ठीक है। तो इनको आप याद रखना। आगे अपन बात करें जयसमुंद जो मीठे पानी की झील है, ढेबर दर्रे पर स्थित है, ठीक है। इसे दो नहरें निकाली गई है, शामपुरा और फाट नहरें, और सबसे दो द्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा,
और सबसे छोटा प्यारी चलचुरू की बस्ती से कहा जाता है। नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर है। पिछोला झील जिसमें सीसार माँ और बुरुडा जो नदी है वो आकर गिरती है। स्वरूप सागर से लिंक करने स्वरूप सागर एक लिंक झील है जो फतेह सागर को पिछोला से जोड़ती है। फतेह सागर की बात करें तो देवली तालाब इसका नाम है पुराना। ड्यूक ऑफ कन्नौज डैम से कहा जाता है क्योंकि इसने इसकी नींव रखी थी। पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया। पहले इसका निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने। तो पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फतेह सागर। उदय सागर कश्मीरी और बेडस नदी के किनारे पर बनती है। ठीक है। जियान सागर उदयपुर में है, बाहुबली हिल्स में। तो ये नया है थोड़ा, आप याद रख सकते हो कि जियान सागर कहाँ है? उदयपुर में, बाहुबली की पहाड़ी पर। रंग सागर उदयपुर में है। ठीक है। दूध तलाई उदयपुर में है, लेकिन दूध बावड़ी आपसे पूछे तो वो कहाँ पर है? सिरोही में। फोय सागर अजमेर में है। बांडी नदी पे बना हुआ है फोय सागर। सेकंड काल के टाइम में निर्माण करवाया गया था। राजसमंद झील की बात करें तो राजसिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1676 से 1662 में लेकर गोमती केलवानी देश में है। लेकिन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, यहाँ से बनेगा आपकी राज परिस्थिति कौन सी झील पर लगी हुई है? राजसमंद झील पर लगी हुई है। 25 शिलालेख लगे हुए हैं और इसका शिलालेख संस्कृत भाषा में कितने लिखवाए थे? रणछोड़ दास पढ़ते लिखाए गए थे। यहाँ पर सूर्य घड़ी लगी हुई है और क्या है? नौचौकी की पहाड़। और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसे कहते हैं बिना पत्ती के सती घेवर माता। कौन सी माता? घेवर माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है। आगे अपन देखते हैं बटाड़वा कुआ कहाँ पर है, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। रेगिस्तान का अमृत सरोवर जवाई बांध, रेगिस्तान का जल महल बटाड़वा कुड़ा और थार का गड़ा मैंने पहले बताया था चांदल नलकूप जो जैसलमेर में है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में 5 जिले राजस्थान की शामिल की गई है 2016 में। तो 5 जिले कौन कौन सी आपको नाम याद होना चाहिए। सीधा पूछ लेता है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में कौन कौन सी जिला शामिल नहीं है। तो ये 5 जिलों के नाम याद रखें। पिछोला, फतेह सागर। ठीक है। दोनों कहाँ की है? उदयपुर की। अना सागर, पुष्कर दोनों कहाँ की है? अजमेर की। नक्की झील कहाँ की है? ठाकुर खोद कर जिसे बनाया गया है अपने माउंट आबू की। ठीक है। सिंचाई परियोजना आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए अपन इसको इतनी उद्देश्य से नहीं देखेंगे, फिर भी कोई चीज होगी देख लेंगे। आगे चलते हैं। ये माई बजार सागर है जिसमें अपने माई बजार सागर, कागदीपिका, कडाना बांध स्थित है। चंबल सबसे बड़ी है। तो भांगड़ा दांगल अपने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है। सतलज गोविंद सागर झील से निकलती है। ये अपने को इतनी याद नहीं रखनी है। इंदिरा गांधी नहर तो याद रखना, इसकी कल्पना किसने की थी? तो महाराजा गंगा सिंह ने इसकी कल्पना की थी। ठीक है। 1984 में बनी। कंवर सेन इसकी जो इंजीनियरिंग थे वो थे। इसकी नींव किसने रखी? गोविंद वल्लभ पंत ने रखी। उद्घाटन किसने किया? तो राधा कृष्ण ने किया इसका। ठीक है। 2 चरणों में ये बनी, पहला चरण। ठीक है। इतना अपने को याद नहीं रखना। इसकी कुछ शाखाएं अपने को याद करनी पड़ेगी। 7 लिप्त नहरें जो है वो इसकी याद करनी पड़ेगी। कुंभा, कंवर, पन्ना, तेजा, करनी, जम्बेश्वर। ये आप याद कर सकते हो चाहो तो, वरना छोड़ सकते हो। ठीक है। अपन को तो अपने सिलेबस की चीजें ही पढ़नी है। खनिज भी आपके सिलेबस में नहीं है। एग्रीकल्चर की जो चीजें हैं वो अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान में 62% जो रोजगार है वो रोजगार किससे मिलता है? अपने एग्रीकल्चर से मिलता है। चूंकि ये पेपर एग्रीकल्चर का है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के बहुत सारे नए फैक्ट लेते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई फैक्ट छूटे। तो राजस्थान में जो GSA होता है स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है और प्रचलित मूल्यों पर। राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद जो निकाला जाता है उसमें कृषि का कितना हिस्सा है? तो स्थिर मूल्यों पर 28.50% और प्रचलित मूल्यों पर 28.95% है। ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है वो बिछावल बीकानेर में है। ठीक है। सरसों का केंद्र कहाँ है? भरतपुर में है। कांजरी कहाँ है? कांजरी और आफरी दोनों जोधपुर में है। और तबीजी बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है। आगे अपन देखते हैं कांजरी की स्थापना कब हुई। तो कांजरी की स्थापना 1959 में हुई। इसके कुछ राजस्थान में उपकेंद्र और गुजरात में कुछ उपकेंद्र है। बीकानेर, जैसलमेर, पाली, गुजरात में कंच और भुज, लद्दाख में लेह है। रारी जिसका नाम वर्तमान में नारी कर दिया गया है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर में है। 1943 में इसकी स्थापना हुई। ये क्या है? एक्सीलेंस जो सेंटर होते हैं, उत्कृष्टता केंद्र, उनकी स्थापना करता है और नवीन जितने भी कार्य होते हैं उन सबको ये बढ़ाता है। बीकानेर
में बेर और खजूर का है, जोधपुर में बाजरा और इसबगोल का है, ठीक है, उदयपुर में ज्वार का है, बांसवाड़ा में मक्का और चावल का है। आगे अपन बात करें COE, जो नए COE खोले गए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप जानते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र, अंजीर का कहाँ खोला गया है? सिरोही में। एपीकल्चर टोंक में। टोंक में कहाँ खोला गया है? बिशनपुर बांध में। खट्टे फल नानता कोटा, अनार जैतून ड्रैगन जयपुर, खजूर का सागर भोज का जैसलमेर। पॉलिसी की बात करें तो कृषि नीति 26 जनवरी 2013 को आई। 6वीं कृषि नीति जून 2017 को आई। कृषि प्रसंस्करण निर्यात एवं प्रोत्साहन नीति दिसंबर 2019 को आई। ठीक है, कुछ किस्मों की बात कर लेते हैं अपन। फसलों की जो किस्में हैं वैसे तो आपको आती होगी, लेकिन राजस्थान की जो चिके हैं उसमें भी जो किस्में की बात कर लेते हैं। मालविका, कोहिनूर, नबी, MG और चंबल 65, ये सब गेहूं की किस्में हैं। ठीक है, करण, केदार, कैलाश, ज्योति सब जौ की किस्में हैं। माही पुषा, ठीक है, ये मक्का की है। गन्ना की CO वाली, ठीक है, और बाजरा की यानी जिसमें CO जुटा है वो लगभग गन्ने की किस्में होगी। और बाजरा की कौन सी है? राज 171 और RCB 2, ये बाजरा की किस्में हैं। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। उद्योग आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, तो ये आपको पढ़नी चाहिए। औद्योगिक नगरी कौन सी है? कोटा। सर्वाधिक उद्योग कहाँ है? जैसलमेर। सर्वाधिक विकसित जो उद्योग है वो कहाँ पर है? अलवर पर। सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं अपन, तो ये सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पहली मिल द कृष्णा कॉटन मिल ब्यावर में सेठ दास द्वारा खोली गई। ठीक है, सर्वाधिक एडवर्टाइज टाइम में खोली गई। चीनी मिल की भी साथ में बात कर लेते हैं। पहले पिछले बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में। चीनी मिल से क्वेश्चन कैसे आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की मिल कौन सी है? तो गंगानगर में है। सहकारी क्षेत्र की उदयपुर में है। सहकारी क्षेत्र की बूंदी में है। लाखेर केसराय पाटन बूंदी में। और जो प्राइवेट लिमिटेड जो खोली गई थी सबसे पहले, वो खोली गई थी भोपाल सागर, जो कहाँ पर है? चित्तौड़ में। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ये जो सूती वस्त्र की मिलें हैं, एडवर्ड, विजय लक्ष्मी, महालक्ष्मी, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र की है। महा उम्मेद मिल जो वस्त्र मिल है पाली में सबसे बड़ी मिल है। सहकारी क्षेत्र की गुलाबपुरा, श्रीगंगानगर और गंगापुर भीलवाड़ा में है। ये वर्तमान में तीनों को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट बना लिया गया है मिलों का। ठीक है, डेयरी में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। दूध के स्थान पर 15.5% दूध का उत्पादन करता है राजस्थान डेयरी के मामले में। और RCDF की स्थापना, राजस्थान कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 जयपुर में की गई। तो ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उनके मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक जोधपुर में उत्पन्न होता है। बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में। मंडी कहाँ है? बीकानेर में। ऊंट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? जयपुर में। और पेड़ प्लस और ऊंट ट्रेनिंग सेंटर जो ऊंटों का जो प्रजनन केंद्र वो कहाँ है? बीकानेर टोंक में। आगे अपन बात करते हैं। डेयरी है पद्मा डेयरी, ठीक है, कहाँ है? अजमेर में प्रथम डेयरी है। और मूल बीकानेर में है। ये अपने को इतनी याद नहीं रखनी है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। केमल का जो डेयरी है वो बीकानेर में है और दूसरी जैसलमेर में है। उत्पादन केंद्र जयपुर में है इसका। वनस्पति घी की बात करें तो इसका फर्स्ट फैक्ट्री भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। सर्वाधिक उत्पादन का होता है जयपुर में। बायोडीजल रतन जोत करंज जेट्रोफा से मिलकर बायोडीजल बनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्रबल संभावना है कि बायोडीजल के जो प्लांट है इनकी रिफाइनरी कलवाड़ास उदयपुर में है, लेकिन प्लांट कहाँ है? झामड़ कोटड़ा में है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही उदयपुर में है। प्लांट झामड़ कोटड़ा में है और रिफाइनरी कलवाड़ास उदयपुर में है। ऑलिव ऑयल तेल आपके लिए पूछा जाएगा। सीमेंट भी आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री याद रखना कहाँ खोली गई थी? लाखेरी बूंदी में खोली गई थी। व्हाइट की कोठन में है। मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है और बिरला खारियाखंगा नागौर में है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो चाहो तो, वरना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इस। हाँ, केमिकल का आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर केमिकल से संबंधित है। तो ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि चंबल में, गडेबान, कोटा में कौन सा है? DAP का कहाँ है? कपास चित्तौड़गढ़ में। या कौन सा बनता है? यूरिया और मोदी खाद कहाँ बनता है? अलवर में बनता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ औद्योगिक पार्क, कुछ चीजें हैं जिनकी अपन बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं। औद्योगिक पार्क
पार्क की बात करें तो लेदर का जयपुर में, सिमरिक बीकानेर में है, वूल उदयपुर जो वूल है यानी ऊन का, खारा, गोहना, नवरत्न ये सब बीकानेर में है। सृजिक जोन जयपुर में है। पुष्प का जो उद्योग पार्क कुशकड़ा अलवर में है। ठीक है। मसाला जो केंद्र है वो कहाँ पर खोला गया है? मथानिया जोधपुर और रामगंज मंडी कोटा में खोला गया है। इसके अलावा ये चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी पेपर में। ऊर्जा संसाधन में पवन ऊर्जा आपसे पूछी जा सकती है। तो अपन पवन ऊर्जा की बात करें, राजस्थान में 127 मेगावाट पवन ऊर्जा वर्तमान में उत्पादन की जा रही है। और सबसे बड़ा जो पार्क है वो बड़ा बाग जैसलमेर में इसका जो पार्क है वो है। ठीक है। सर्वाधिक निवेश इसमें सुलोजोन एनर्जी नामक जो कंपनी है वो इसमें निवेश कर रही है। ठीक है। और बायोमास की बात करें, सर्वाधिक बायोमास कहाँ है? गंगानगर में। इसका प्रथम प्लांट कहाँ खोला गया? पदमपुरा में। तो पहले आपसे सौर ऊर्जा संयंत्र पूछा गया था और उसके आप इस बार पवन ऊर्जा पूछ ले तो पवन ऊर्जा का बड़ा बाग जैसलमेर। बायोमास पूछ ले, बायोमास कहाँ है? गंगानगर में। इसका प्रथम पार्क कौन सा है? पदमपुरा वाला। बाकी 2-4 और वहां पर खोले गए हैं। ठीक है। पर्यटन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। और 2 का दर्जा मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर इसको दिया गया। 4 पर्यटन संभाग है, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। ये काम के नहीं है। पर्यटन में आपको मंदिर पूछे जा सकते हैं, सर्किट पूछे जा सकते हैं। सामान्य अपने 10 सर्किट है, भरतपुर, डिंगदौर, प्रोड़ा, रणथंभौर, टोंक, मेरवाड़ा, नागौर, परिपथ है। ठीक है। पुरातात्विक 7 संभाग, इंडो एडवेंचर 10, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7, ट्राइबल 4, आध्यात्मिक बुद्धा के 2, बालाजी 4, कृष्णा 5 और तीर्थ 4 जिले इसमें शामिल है। ठीक है। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। वनस्पति की बात करें तो राज्य में आलेखित वन कितने हैं? 9.60 और एरिया कितना है? 32,869। तो ये चीज आपको याद रखने की 9.60% वन राजस्थान में है और इसका एरिया कितना है? 32,869। वनगणना प्रत्येक 2 वर्ष में देहरादून द्वारा की जाती है। जो नवीन वनगणना है वो 17वीं वनगणना है 2021 के अनुसार। ठीक है। वन लक्ष्य कितना है? तो भौगोलिक जो मैदानी भाग है वहां पर 20% होना चाहिए। भौगोलिक पूरे क्षेत्रफल में 33% होना चाहिए और पर्वतीय वन पर 60% होना चाहिए। ठीक है। नेशनल में, लेकिन राजस्थान इसका सबसे छोटा रख रखा है क्योंकि राजस्थान मछली प्रदेश है। तो राजस्थान में इसको अपने को 33% ना रखकर कितना रखा गया है? 20% लक्ष्य रखा गया कि 20% हो जाएगा तो भी मान लेंगे हाँ बहुत है। ठीक है। आईएसएफआर इंडियन फॉरेस्ट जो संस्थान है वो वनों का बात जारी करती है। तो कहाँ पर सर्वाधिक वन है और कहाँ पर कमी हुई है? तो सर्वाधिक वन कहाँ है अपने? उदयपुर, प्रतापगढ़, ये दिख रहा है आपको, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही और चूरू यहाँ पर सर्वाधिक परसेंटेज के मामले में है। और एरिया की बात करें तो एरिया के मामले में अपन उदयपुर और अलवर की बात करेंगे। ठीक है। न्यूनतम वन में बात करेंगे एरिया के हिसाब से तो न्यूनतम वन आपको देखने को मिलेंगे गंगानगर में और परसेंटेज के हिसाब से देखने को मिलेंगे जोधपुर, चूरू में। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखने के लिए। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है? तो बढ़ोतरी अजमेर में हुई है और गिरावट कहाँ आई है? जालौर में। तो एक सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है? अजमेर में। और सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ हुई है? जालौर में। ठीक है। और बाकी आप यहाँ से भी याद रख सकते हो वो सारी चीजें कि आरक्षित वन कितने हैं? 36.5%। सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है? उदयपुर में। रक्षित वन 56.55%। 12 में। अवर्गीकृत वन 6.40% बीकानेर में। तो पूछा जा सकता है प्रशासनिक दृष्टि से सबसे अधिक वन कौन से? तो रक्षित वन है। ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से आप देख रहे हैं कंटीले वन जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला क्षेत्र है वो है। सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं अपने। ठीक है। धोक वन 58% राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अरावली वाले क्षेत्र में कैंडी, बम्बुल, केर। मानसूनी वन में साल, सागवान, शीशम, पलास। ठीक है। अपने उधर देखा थे मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्यटन वाले में। और सागवान अपने हाड़ौती पठार में 7% पाए जाते हैं। मृदा की बात करते हैं। ICAR 1929 में इसकी स्थापना की गई थी न्यू दिल्ली में। उसके द्वारा मृदा की जो उनकी नई नई किस्में हैं या नई नई जो विधियां हैं वो ज्ञात की जाती है। राज्य कृषि विभाग के अनुसार मृदा 14 प्रकार की है। कितनी है? 14 प्रकार की। कौन कौन सी मृदा है एक बार देख लेते हैं और बात कर लेते हैं। साइरोजेस्म रेविजिना श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। जिप्सोफेरम बीकानेर। कैल्सी ब्राउन मरु मिट्टी जैसलमेर बीकानेर। नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी ये झुंझुनू सीकर अलवर जयपुर।
नागौर में, नवीनपुरी मिट्टी अजमेर भीलवाड़ा में, प्रवृत्ति मिट्टी कोटा उदयपुर में, रेड लोमी वांगड़ में, नवीन जलोढ़ जो बाणगंगा का अपने पास देखा था, अलवर भरतपुर धौलपुर दोसा मधुपुर, पीली भूरी राजसमंद की तरफ है, अपने नीचे चित्तौड़ बांसवाड़ा की तरफ है ना, मध्यम काली हाड़ौती में, ग्रे ब्राउन पाली झालोर सिरोही जोधपुर, मुस्लिम मिट्टी जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर शेखावटी क्षेत्र, मरु बालू कस्तूर मिट्टी जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर, ठीक है। और जो USDA है इसने मिट्टी कण के आधार पर वर्गीकृत करी है, तो ये भी याद करते हो आप, एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स। तो एरिडोसोल्स कहाँ पाएगी, मरुस्थल में, और वर्टिसोल्स कहाँ पाएगी, हाड़ौती में, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी है, तो एंटीसोल, कौन सी है, एंटीसोल। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी आपके लिए कि इंसेप्टिसोल्स कौन से जिलों में पाई जाती है, तो अपने वांगड़ क्षेत्र में पाई जाती है, वर्टिसोल्स हाड़ौती क्षेत्र में, और पूर्वी मैदान में थोड़ी बहुत जो है अपने चंबल वाला जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, एल्पिसोल्स जयपुर अलवर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, एंटीसोल्स हनुमानगढ़ चूरू शेखावटी जो अपने वो पढ़ा था अपने 4 भाग वाले लूणी वाले अंत शेखावटी वाले इसमें पाई जाती है, और एरिडोसोल्स मरुस्थल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा के लिए। जनसंख्या की बात कर लेते हैं। जनसंख्या एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। राजस्थान में जो भारत की जनसंख्या का परसेंट कितना है, 5.67% है, ठीक है। 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है, जिसमें से जो पुरुष है वो 51.86 और महिलाएं हैं 48.14% है। जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की 21.30 रही है, ठीक है। मैक्सिमम जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में रही है, क्योंकि मिनिमम कहाँ रही है, श्रीगंगानगर में। राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो जयपुर की है, ठीक है, और मिनिमम कहाँ की है, जैसलमेर की है। ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। राजस्थान का जनघनत्व कितना है, तो आप याद रख सकते हो 200 है। सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ का है, जयपुर का। सबसे कम कहाँ का है, जैसलमेर का। इधर दूसरे नंबर में कौन आता है, भरतपुर। इधर कौन आता है, बीकानेर, ठीक है। आगे अपन बात करें तो ग्रामीण में आज से नहीं पूछेगा। लिंगानुपात राजस्थान का याद रखना आप, लिंगानुपात राजस्थान का है 928। मैक्सिमम डूंगरपुर का है, मिनिमम धौलपुर का है। ग्रामीण और शहर की बात कर लेते हैं। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, सर्वाधिक पाली का और मिनिमम धौलपुर का। और शहरी लिंगानुपात कितना है, 914, सर्वाधिक टोंक का और मिनिमम जैसलमेर का। शिशु लिंगानुपात आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो कितना है, 888। साक्षरता प्रतिशत आप याद कर सकते हो 61.1% है, लेकिन आपको इसमें महिला पुरुष करना भी याद जरूरी है। जो महिला साक्षरता प्रतिशत 52.1% है, और जो पुरुष महिला साक्षरता परसेंट है वो 72.2% है। टोटल साक्षरता प्रतिशत की बात करें, कोटा में ज्यादा है और सबसे कम कहाँ है, जालौर में। पुरुष कहाँ पढ़ने जाएगा, तो झुंझुनू में, और सबसे कम कहाँ पढ़ने जाएगा, प्रतापगढ़ में। और महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ने कहाँ जाएगी, कोटा में, और सबसे कम जालौर में, ठीक है। तो राजस्थान में इस जनसंख्या के बाद जल संरक्षण की कुछ चीजें वो अपन पढ़ लेते हैं। राजस्थान में प्रथम नदी कहाँ पर है, जोधपुर में। बावड़ियों का शहर बूंदी, चौहड़ वाले बाबा राजेंद्र बावड़िया पढ़ लेते हैं। प्रमुख नवलखा डूंगरपुर में है, लाहिनी सिरोही में है, चांद बावड़ी दौसा में है, सबसे गहरी बावड़ी है। दूध बावड़ी सिरोही में है, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो कहाँ पर है, टोडराय सिंह टोक में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात भी कर लेते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रणथंभौर जो नेशनल पार्क है, 3 राजस्थान में नेशनल पार्क है। रणथंभौर 1980 में राजस्थान का फर्स्ट है, और प्रथम बाघ परियोजना 1974 में यहाँ पर ही बनाई गई थी। और यहाँ पर जो चिता है उसका नाम है मछली बागिन। केला देवी अभ्यारण्य 1981 में भरतपुर यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। अजानमांद और सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। मुकुंदरा हिल्स 2012 में इसकी स्थापना की गई, नवीनतम है, कोटा चित्तौड़ में, और घाघरा 33 के प्रसिद्ध है। राज्य में जो अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, और सबसे छोटा सरिस्का अभ्यारण्य। बाघ परियोजना कहाँ है, तो बाघ परियोजना अपन देख लेते हैं। रणथंभौर 1974, सरिस्का 1978, मुकुंदरा 2013 और रामगढ़ 2021। तो 5वां एक और बन चुका है अपना भरतपुर धौलपुर टाइगर प्रोजेक्ट। 5 हो गए हैं, ठीक है। बाकी राजस्थान के छोटे मोटे अभ्यारण्य आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो नए जिले जो बने हैं,
नए जिलों से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में नए जिले कौन कौन से बने, एक तो वो आपको याद करने हैं, ठीक है। साथ ही में राजस्थान में संभाग कौन कौन से बनाए गए हैं, बांसवाड़ा बनाया गया है, सीकर बनाया गया है और पाली बनाया गया है। इनमें कौन कौन से जिले लिए गए हैं वो जिले आप याद करेंगे। बनाया किसने था, राम लुबाय समिति ने। कब बनाया था, 7 अगस्त को बनाया था। इतनी चर्चा यदि आप कर लेंगे नए जिलों के बारे में तो नए जिलों में बार क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। इसी के लिए धन्यवाद। क्लास कैसी लगी बताइए। इतनी देर में राजस्थान के कितने टॉपिक आपने कवर किए, ये आपके लिए अच्छी है नहीं है। आप सभी को पेपर के लिए हार्दिक बधाई। आप सभी पेपर में सफल हो। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद, जय भारत।